आभासी कक्षा परियोजना के अंतर्गत इतिहास विषय के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेमेस्टर तृतीय के बच्चों का से बात करेंगे। इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं। इनके आज जो हमारा ये चूंकि सेमेस्टर थर्ड का पाठ्यक्रम पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम हमको पढ़ना होता है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये इस पाठ्यक्रम में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस पाठ्यक्रम को क्यों ऐसा डिजाइन किया गया है, इस पाठ्यक्रम का मुख्य भाव क्या है, इसके माध्यम से हम इतिहास की किन बातों का अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें जो है इस पाठ्यक्रम के रिव्यू में हम समझने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम संबंधी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो उसको नोट करके रखेंगे, जिसको कि इस लेक्चर के अंत में हम लेंगे। इस पूरे पाठ्यक्रम का जो 5 यूनिट में बांटा हुआ है, इस 5 यूनिट के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जो हम अध्ययन करेंगे, उनमें हो सकता है आपका विस्तृत रूप से आपकी पढ़ाई आपके महाविद्यालय में आपके प्राध्यापक कराएंगे, लेकिन इसमें अगर कोई आपको दिक्कत आए तो उसका भी समाधान यहाँ से किया जाएगा। आप बिल्कुल आराम से इस पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करें और ये इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम क्या आप तक पहुंचाना चाहते हैं जानकारी, उसको भी समझने की कोशिश करें। जो इतिहास के डिटेल होते हैं कि किस राजा ने, किस सुल्तान ने, किस बादशाह ने कितनी विजय की, इसमें ये तो महत्वपूर्ण होता ही है। इतिहास में तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इतिहास है ही महत्वपूर्ण घटनाओं का, व्यक्तियों के जो है का वर्णन है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको उन जो कंसेप्चुअल चीजें हैं, जो अवधारणात्मक चीजें हैं, जो समझ की चीजें हैं, उनमें बिल्कुल अपने को पारंगत बनाना है। आज हम इस जो पूरा पाठ्यक्रम है, इसमें कुछ डिटेल भी समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कंसेप्चुअल जो चीजें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं हूं अजय प्रकाश खरे, आपका स्क्रीन पे आ गया होगा। एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल में मैं इतिहास विषय का अध्यापक हूं और आज आपसे जो पाठ्यक्रम है उसकी समीक्षा करूंगा। आपको बताने की कोशिश करूंगा इस पाठ्यक्रम की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है और इसके माध्यम से हम आपको किस प्रकार का ज्ञान संप्रेषित करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें जो है पढ़ेंगे मेडुअल, मूलतः प्राचीन भारतीय इतिहास आपने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडवल इंडियन हिस्ट्री। जो इसका जो रफली जो पीरियड एक हम कहें, बहुत एक प्रिसाइज इतिहास में कोई एक विशेष तिथि से चीजों को बांटने के बजाय एक परंपरागत रूप में ये परंपरा है कि हम उनको जो है उनको जो ऐतिहासिक शक्तियां हैं, सामाजिक आर्थिक ताकतें हैं, उनके अनुरूप बांटें। तो लगभग 1200 से 1750 तक का पीरियड का इतिहास, अवधि का जो है इतिहास हमको पढ़ना है। इसमें भारत में जो मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और मुगल एम्पायर का किस तरह से पतन हुआ, वहां तक अपने को जाना है। मतलब लगभग 1200 के आसपास जब ये सल्तनत की स्थापना हुई, तब से मुगल साम्राज्य का पतन, तो टेक्निकली कहें तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को भारत के बादशाह के उससे हटा दिया गया था। तो 1857 तक है तकनीकी रूप से मुगल साम्राज्य चलता रहा, लेकिन वास्तव में ये 1750 के बाद भारत में सत्ता जो है पहले मराठों के हाथ में और फिर अंग्रेजों के हाथ में ट्रांसफर होती प्रतीत होती है। इतिहास में ये जो हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, या आपने पढ़ा होगा पहले साल में प्राक इतिहास, आद्य इतिहास या इतिहास, इनको भी ये हम कैसे बांटते हैं, इसको भी हम समझें थोड़ा सा। जिसको हमने अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसमें पीरियडाइजेशन करके उसमें एक टॉपिक है, उसके अंदर हम देखें। पीरियडाइजेशन से तात्पर्य है कि इतिहास के को प्रमुख कालखंडों में विभाजित करने का। इसके बहुत सारे तरीके, ये वास्तव में अध्ययन की सुविधा के लिए, जब हम कहते हैं कि अगर हम कहें इतिहास का आज क्लास है,
या इस साल हमको इतिहास पढ़ना है, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि हमने पहले साल क्या पढ़ा, दूसरे साल क्या पढ़ा, तीसरे साल क्या पढ़ रहा है। या हम कहें कि इतिहास की पुस्तक है, तो हमको इतिहास की कहाँ की पुस्तक है, किस चीज की पुस्तक है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा है। भारत का इतिहास बड़ा समग्र है और बड़ा विस्तृत है। मतलब 10,000 वर्षों से लेके, और अगर प्री हिस्ट्री में और पीछे जाएं तो और पीछे से लेके अभी तक का इतिहास में है, और फिर ऐसे ही सभी देशों का। तो हम इसको पिन पॉइंटेड करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है इस साल, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मतलब ये हो गया कि भारतीय इतिहास पढ़ना है, और वो मध्यकाल। मध्यकाल क्या है, नाम से उसका जाहिर है कि मध्य का काल, प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का काल मध्य का काल है। प्राचीन काल आप पढ़ चुके हैं, आधुनिक काल का इतिहास आगे, आधुनिक भारतीय इतिहास आप आगे पढ़ेंगे, आधुनिक भारतीय काल का इतिहास आगे पढ़ेंगे, और ये मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल पूरी दुनिया में इस तरह से डिवीजन हुआ है, कुछ भारत में ही कोई विशेष नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह का डिवीजन हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास या मध्यकालीन, उसमें हर युग की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं। जैसे फ्यूडलिज्म या सामंतवाद जिसको कहते हैं, वो एक विशेषता है मध्यकाल की, जिसमें सत्ता जो है कुछ केंद्र होते हैं और फिर सत्ता जो है डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। तो कुछ पोर्शन, जैसे शुरुआती मुगलों का अगर छोड़ दें तो, और कुछ सल्तनत रूरल छोड़ दें, तो हम ये देखते हैं कि सत्ता के केंद्र थे जो विभिन्न जगहों पर विस्तृत थे। उसी तरह से हम और अगर इसको समझने की कोशिश करें तो शिवैलरी, शूरवीरता, एक बड़ा जो है इसकी प्रवृत्ति है मध्यकालीन इतिहास की। हम देखते हैं कि शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, इनकी शूरवीरता के उदाहरण आज तक लोगों के जवानों पर हैं, लोकप्रिय हैं। जिसको कि हम निष्ठा, स्वामी भक्ति, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इस युग में। धर्म का भी बड़ा प्रभाव था मध्यकाल में, और धर्म का प्रभाव हम देखेंगे कि धर्म का जो उस समय प्रमुख धर्म थे, हिंदू धर्म, इस्लाम और अनेक अन्य धर्म, जिन नया धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म का इसी युग में मध्यकाल में उसकी नींव पड़ी। गुरु नानक साहब ने उसकी नींव रखी, और वो अपने 10 गुरुओं के माध्यम से आज हमारे सामने एक विश्व के प्रमुख धर्म के रूप में सामने है। तो मध्यकाल मूलतः प्राचीन भारत के इतिहास के बाद का और आधुनिक भारत के इतिहास का के पहले का इतिहास है। ये सामान्य रूप से 1200 से लेके 1750 ईस्वी के बीच का इतिहास अपने को पढ़ना है, जिसमें प्रारंभ में सल्तनत कालीन सुल्तानों के विषय में पढ़ना है, फिर मुगल कालीन बादशाहों के विषय में हम पढ़ेंगे। वास्तव में इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन कुछ लोगों ने किया शुरू में। जेम्स मिल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा प्राचीन काल को हिंदू इतिहास में उन्होंने बताया, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास बताया, और आधुनिक काल को उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो कहा कि आधुनिक काल ब्रिटिश हिस्ट्री कहा उन्होंने, लेकिन उनके एक सहयोगी थे, अनुयायी थे, लैसन, उन्होंने इसको क्रिश्चियन हिस्ट्री में कर दिया। तो इस तरह के जो पीरियडाइजेशन है वो उचित नहीं है। हमको धर्म के आधार पर इनका पीरियडाइजेशन करके नहीं समझना चाहिए। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री को, सिर्फ मिडिवल को हम मुस्लिम हिस्ट्री ही समझेंगे तो वो गलत होगा। इसमें हम महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य को भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे राजपूत राजाओं के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिख धर्म के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर सब धर्मों से इतर लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उनकी डे टू डे लाइफ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिसके विषय में भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम आगे चल रहे हैं अपने अपने पाठ्यक्रम में। पहली यूनिट जो आपकी है, जो आपको पढ़ना है, उसकी 5, उसमें एक पहली इकाई में 5 टॉपिक जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। पहला है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं संरचना। मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने के हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं, किन के माध्यम से, क्योंकि इतिहास के में सोर्सेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमको अतीत के विषय में अध्ययन करना है, और अतीत हमारे पास साक्षात तो उपलब्ध है नहीं, हमको किसी माध्यम से ही उसके पढ़ना पड़ेगा। वो साहित्यिक साक्ष्य हो सकते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती हैं, कुछ भी साक्ष्य हो सकते हैं जो उस समय की घटनाओं पे, व्यक्तियों पर, फोर्सेस के ऊपर रोशनी डालें। तो
पहला जो हमारे इतिहास के सभी अन्य विषयों में आप ये देखेंगे तो नहीं है, अन्य विषयों में किसी में सोर्सेज को ज्यादा पहला ही, लेकिन हम प्राचीन भारत के इतिहास का पढ़ा होगा आपने जब पहले सेमेस्टर में, तभी आपने पढ़ा होगा कि सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। अभी आप पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ेंगे कि सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोर्सेज के आधार पर ही इतिहास की रचना होती है और सोर्सेज की समीक्षा की जाती है। फिर दूसरी यूनिट में आप पहली इकाई के दूसरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो है स्थापना कैसे हुई, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की भूमिका क्या थी। तीसरे टॉपिक में रजिया बेगम और बलबन के विषय में पढ़ेंगे। चौथे में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ेंगे और पांचवें में मंगोल आक्रमणकारी के विषय में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा बहुत इसके विषय में विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। पहला सबसे पहले देखते हैं कि हमारे स्रोत क्या है। सबसे पहले जो एक हमको मुस्लिम आक्रमण के विषय में जो स्रोत मिलता है, अरब आक्रमण के विषय में जो सिंध पर आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उसका बड़ा प्रमाण चचनामा एक ग्रंथ है, जो जिसमें इसका प्रमाण, चचनामा का लेखक का पता नहीं है, लेकिन चचनामा जो फाउंडर थे दाहिर एम्पायर के, वो उसके साम्राज्य के, सिंध के साम्राज्य के, उनके नाम पर है। फिर एक अन्य ग्रंथ हमको मिलता है तहकीके के, जो अलबरूनी के लिए, अलबरूनी विदेशी थे भारत में, गजनवी ने जब उनका खीवा जहां के रहने वाले थे उसको जीत लिया तो उन्होंने अलबरूनी को बंदी बनाया। फिर अलबरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर उन्होंने उनको अपने साथ रखा। अलबरूनी बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अपनी उन्होंने भारत महमूद गजनवी के साथ आए और उन्होंने भारत का दौरा किया और बड़ी सूक्ष्मता से, बहुत ही सूक्ष्मता से भारत के को पढ़ने और समझने की कोशिश की। ये ग्रंथ अरबी भाषा में है। अलबरूनी किताबुल हिंद भी इसको कहीं कहीं लिखा है, तहकीक हिंद। ये बड़ा ग्रंथ है, इसमें भारत की वेदों, पुराणों, उपनिषदों का जिक्र है, भारत के लोगों के खान पान का जिक्र है, तीज त्योहारों का जिक्र है, मेलों त्योहारों का जिक्र है, इसमें भारतीयों के धर्म का भी जिक्र है। और ये लिखा है कि भारतीय बहुत अब धार्मिक होते हैं, लेकिन भारत की कमियों का भी जिक्र किया है कि उनमें एकता की कमी है, वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और अपने धर्म को और अपने ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो थोड़ा सा एक जो एरोगेंस है वो भी बहुत इसमें झलकता है कि ज्ञान के मामले में ये अगर हम मान लें कि हमारा ही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो फिर हमको अन्य किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमको अपने दिमाग खुले रखने चाहिए। अलबरूनी ने इस बात की ओर इंगित किया है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दूसरी किताब एक किताबुल यामुनी है, ये उतबी की लिखी हुई किताब है और ये भी अरबी भाषा में है। फिर ताजुल मासिर हसन निजामी की किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मिनाजुल सिराज की तबकात नासिरी, ये बहुत बड़ी पुस्तक है। मिनाजुल सिराज की जो तबकात नासिरी है ये बहुत बड़ी पुस्तक है, इसमें अनेक वॉल्यूम में है और इसमें जो है प्रॉफिट के समय से लेके इसके समय तक का इतिहास उसमें वर्णन है। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा में पटियाले में पैदा हुए थे। इन्होंने हिंदवी भाषा, बड़े प्रकांड विद्वान थे, पोएट थे, सूफियाना तबीयत के मालिक थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, अनेक सुल्तानों के समय में रहे और उनका संरक्षण भी मिला इनको। खजानुल फतूह, तुगलकनामा, तारीख फिरोज शाही, ये सारी किताबें इन्होंने लिखी। बहुत ये बेसिकली हिस्टोरियन नहीं थे। अगर हम इनको तुलना करें तहकीक इनके लेखक अलबरूनी से या मिनाजुल सिराज, तो उनके मुकाबले में इनका ग्रंथ उस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन उन सब में उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की झलक मिलती है और बहुत प्रामाणिक ढंग से झलक मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो को ये भी श्रेय जाता है कि उसने म्यूजिक में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। उसने जो है हिंदी भाषा, जो हिंदवी जिसको कहते हैं, जो अभी उत्तर भारत की बोलचाल की भाषा है, उसको सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फिर तबकाते अकबरी, मुंतखाबुल नवाब खफी खान की, मुंतखाबुल तवारीख बदायूनी की। अकबर के समय जो मुंतखाबुल तवारीख बदायूनी ने लिखी वो बड़ी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट। बदायूनी ने आलोचना की है। अब ये बड़ी खासियत की बात है कि अकबर का समकालीन हो और अकबर की आलोचना करे। उसी तरह आईने अकबरी एक पुस्तक है जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आइन माने रूल्स होते हैं, अकबर के समय के रूल्स। अबुल फजल अकबरनामा भी एक पुस्तक है। और थोड़ा सा सोर्सेज देखें तो कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस पीरियड में हम देखें मध्यकाल में
अपनी कुछ सुल्तान बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बहुत खूबसूरत ढंग से लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिरोज शाह तुगलक की फतवाते फिरोज शाही, उसने अपने विषय में विस्तृत रूप से लिखा और इंपॉर्टेंट सोर्स है फिरोज शाह तुगलक के समय का इतिहास समझने के लिए। फिर एक ग्रंथ है बाबरनामा। ये अगर कहा जाए, लोग कुछ विद्वानों का मत है कि आत्मकथा के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में से बाबरनामा है। ये मूलतः तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगर बाबर एक बड़ा विजेता था जिसने अनेक फरगाना जैसे जगह से आके हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा विजेता, लेकिन वो उतना ही बड़ा जो है लिटरेरी एक्यूमेन था, उसका लिटरेरी टेस्ट था। उसने बाबरनामा लिखी तो बड़ा, उसने ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया, उसने अपनी कमियों का भी किया, अपने अपने नशे की आदतों का, अपने शराब पीने की आदतों का, इनका उसने विस्तृत वर्णन, अपने कहीं कभी कभी उसने आलसीपन का भी जिक्र किया बाबरनामा में। तो अगर बाबर योद्धा न होता, सिर्फ बाबरनामा ही लिखता, तो भी वो आत्मकथा के रूप में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होता। तो बाबरनामा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बाबर के इतिहास को समझने के लिए। फिर जहांगीर ने तुज़ के जहांगीरी लिखी, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो जहांगीर के समय के इतिहास पर रोशनी डालता है। फिर बहुत सारे विदेशी यात्री समय समय पर भारत आए और उन्होंने उस समय के भारत के इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मार्को पोलो हम देखते हैं, जो हमारी स्लाइड दिख रही है उसमें सबसे छठे नंबर पे आप देखेंगे तो मार्को पोलो है। वो संभवतः समय पहले आने वाला व्यक्ति था, वो 13वीं सेंचुरी में आया, इटालियन था और उसने भारत के पश्चिमी समुद्र तट और पूर्वी समुद्र तटों के में रहा और भारत के बंदरगाहों का वर्णन किया। वेनिस शहर का रहने वाला था और भारत की समृद्धि के, भारत के बंदरगाहों का बहुत सारे किस्से वो यूरोप ले गया, जो आगे चल के जब यूरोपीय लोग भारत आए उनके लिए प्रेरणा का काम करता रहा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो। फिर इब्न बतूता एक इंपॉर्टेंट है, मोरक्को का रहना था, रहला, किताबुल रहला इसकी ग्रंथ है। ये आया कर रहा, इसको मोहम्मद तुगलक ने सम्मान भी दिया, इसको काजी का पद भी दिया, लेकिन ये 14 वर्ष भारत में रहा, इसने काफी कुछ लिखा और फिर वापस लौट गया। अब्दुल रज़ाक ईरान के रहने वाले थे, पर्शिया के रहने वाले थे, विजयनगर साम्राज्य में आए। निकोलो कोंटी इटालियन था, ये भी विजयनगर आया। निकितिन ओनली एकमात्र रूसी यात्री था जो आया और दक्षिण भारत की उसने यात्रा की। पुर्तगीज भी दक्षिण भारत में आया। इन ये जो रज़ाक, कोंटी, निकितिन और पायर, इन सब के विवरणों से हमको एक डिस्पैशनेट जानकारी मिलती है इसके विषय में, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में। क्योंकि जो एक विदेशी आता है तो वो यहाँ उसको न राजा से न सम्राट से कुछ लेना होता है, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल होता है, वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता है। तो इस कारण से जब वो वर्णन लिखता है तो सामान्य रूप में उसका यात्रा वर्णन ऐतिहासिक रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें मिलावट की संभावना कम से कम होती है। वो इससे प्रभावित नहीं होता कि बादशाह कौन है, सुल्तान कौन है और वो खुद किस जाति का है, इस सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से तमाम सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस को ऑब्जर्व करता है और फिर उनको नोट डाउन करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। कभी कभी लेकिन गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि मेगास्थनीज आया था, उसने कंफ्यूज कर दिया कास्ट और क्लास में। इस तरह की भी हो सकता है कि बाहर का आदमी आए और वो बहुत गहरे से जो समाज में बैठी हुई चीजें हैं उनको अगर उसने ठीक से समझने की कोशिश की तो ऑब्जर्वेशन में गलती भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा स्रोतों को अध्ययन करते समय कि हमको उनकी समीक्षा करते चलना पड़ेगा। पहला जो पीरियड जिसको हमको अध्ययन करना है वो सल्तनत काल है। सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए प्रमुख और लगभग 32 सम्राटों ने और 326 साल का ये सल्तनत पीरियड है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी 1200, स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहते हैं कि इसके जो सुल्तान हुए वो मूलतः
किसी के दास थे और उन्होंने इसके और जो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन तक ये दास ही थे। खिलजी डायनेस्टी, फिर 1290 से 1320 तक तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। जब समय आएगा इनका आगे तो हम उनका कर देंगे, लेकिन मूल रूप से सल्तनत पीरियड 1206 से 1526 ईस्वी तक का काल सल्तनत का काल है। सल्तनत काल में प्रमुख जो मोहम्मद गोरी आया 1191 और 1192 में तराई के युद्धों में, उसने पृथ्वीराज पहले युद्ध में परास्त हुआ, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और भारत में उसने जो है एक तरह से कहना चाहिए ये तराई के युद्ध टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुए और मोहम्मद गोरी जो है भारत में वो सफल हुआ अपने, और उसको मोहम्मद गोरी की विजयों का श्रेय उसके जो दास थे, स्लेव्स थे उसके, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, याल्दिज, उनको जाता है। उन्होंने अलग अलग, वो अपने स्वामी मोहम्मद गोरी के प्रति बड़े स्वामी भक्त थे और उन्होंने बड़े तन मन से उसकी सेवा की और विजय की। 1206 में मोहम्मद गोरी का जब निधन हो गया तो भारत का जो हिस्सा था लाहौर और उसके ईस्ट में वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता था, कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इस बात की क्रेडिट दी जानी चाहिए कि उसने पहला सुल्तान रहा और उसने दास वंश की नींव डाली। उसने कुछ शुरुआती रूप में जब आए मुस्लिम यहाँ पर, तो उनको मस्जिदों की आवश्यकता थी, अपने प्रार्थना स्थल की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जो उस समय के जो जगह थी, जो समय की बिल्डिंग थी, उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया और उनको अपने काम के लिए हिसाब से बनवा लिया। जैसे महरौली में कुबुतुल इस्लाम मॉस्क है, हम देखेंगे, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो जैन मंदिर था जिसको उसने कन्वर्ट कराया। तो ये हम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में सल्तनत का संस्थापक था। उसने सुल्तानी परंपरा की भारत में नींव डाली और लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं मिला। 1206 से 1210 तक ही 4 वर्ष ही उसने शासन किया और 1210 में पोलो खेलते समय उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया 1 वर्ष का बीच में। हम ये एक बात हम और इसमें बता दें कि बहुत सारे, जैसे 32 हमने कहा कि 32 सुल्तानों ने कहा, हम 32 हमने इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है उन्हीं को टेकअप कर रहे हैं। बीच बीच में जो वर्षों का आपको गैप मिलेगा कुछ, तो उन वर्षों का गैप का तात्पर्य है कि उसमें बहुत माइनर रूलर्स थे, कोई 2 साल काम किया, कोई 4 साल, या बहुत ऐसे थे जो इनसिग्निफिकेंट थे, ज्यादा वर्ष भी काम किए। हमने उनके को अपने अध्ययन का केंद्र नहीं बनाया। दूसरा जो प्रमुख शासक है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को कहा जाता है कि ही इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना समय नहीं मिला, वो विजयों में ही लगा रहा, उसने नींव की, और वो इल्तुतमिश को समय मिला। उसने खलीफा को पत्र लिख के वहां से अपने लिए मंसूर मंगवाया, मंसूर लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर। खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की उसको 1229 में। उसने हेरिडिटरी मोनार्की, उसने पहली बार नींव रखी, इस बात की भी व्यवस्था की कि सुल्तान के बाद उसका जो नेचुरल हेयर है, जो उसका अपना बेटा है, वो उस गद्दी का हकदार बने। हेरिडिटरी अनुवांशिक राज सत्ता को उसने नींव डाली। उसने जागीरदारी प्रथा, कुछ प्रशासनिक सुधार किए, जागीरदारी प्रथा जिसको इक्ता सिस्टम कहते हैं, वो उसने इंट्रोड्यूस किया। वो पहला सुल्तान है जिसने मुद्राएं चलाई, टका, चांदी में टका उसने चलाया और तांबे में जीतल उसने चलाया, और कुतुब मीनार को उसने कंप्लीट कराया, जो कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान, जो सुल्तान थे उनके सम्मान में जो है कुतुब मीनार के उसने कंप्लीट कराया। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश के जीवन में ही उसका जो बड़ा पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपने बेटी रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जो समय के जो सुल्तान के समय जो उसके आसपास जो गुलामों का एक 40 गुलामों का एक ग्रुप था, समूह था, वो उसको पसंद नहीं करता था। लेकिन रजिया जो है बीच में 1 साल के गैप के बावजूद जो है वो जनता के, दिल्ली की जनता के सहयोग से, ऐसा वर्णन मिलता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि वो जो है लाल कपड़े पहन के
और जुमे की नमाज के दिन मस्जिद जाती है और वहां जनता से कहती है कि वो इल्तुतमिश की वास्तविक उत्तराधिकारी है, इल्तुतमिश उसको चाहता था, और जनता उसको समर्थन देती है और वो गद्दी पर बैठ जाती है। दिल्ली की जनता के सहयोग से वो गद्दी प्राप्त करती है। रजिया सुल्तान अकेली रूलर है, महिला रूलर है पूरे सल्तनत काल और पूरे मुगल काल में, जिसमें कि वो गद्दी पर बैठी। जो उस समय का नोबेलिटी थी, जो कुलीन वर्ग था, जो बड़े सामंत थे, जो उन लोगों को ये किसी महिला का गद्दी पर बैठना और उसके सामने सर झुकाना, ये सब बहुत पसंद नहीं आता था। तब भी उन्होंने रिलक्टेंटली इसको स्वीकार किया। और रजिया भी इस भाव से गद्दी पर बैठती थी जैसे वो सुल्तान हो। वो अपने को सुल्तान कहलाना पसंद करती थी, सुल्ताना कहलाना नहीं पसंद करती थी। और वो पुरुष के वेश में ओपन दरबार लगाती थी दरबारियों में। लेकिन उसके जो दरबारी थे वो उससे धीरे धीरे नाराज होने लगे। या उसका एक सहयोगी था याकूत, जिसके साथ उसके संबंध को लेके जो थे नाराज होने लगे। अल्तुनिया ने विद्रोह किया और फिर रजिया को धीमे धीमे जो है अन्य विद्रोहों का सामना करना पड़ा और विद्रोहों का सामना करते करते वो मारी गई। रजिया बेगम का कार्यकाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्यकाल में जब हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया बेगम जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिल्ली की जनता ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको गद्दी में बैठाने में। और रजिया ने भी अपने समय से आगे निकलकर इस बात पर जोर दिया रजिया ने कि हम किस तरह जो है शासन चलाएं, किस तरह उस बात पर उसने बहुत जोर दिया कि उसका जो है शासन ऐसा ना हो कि वो स्त्री शासक के रूप में स्वीकार की जाए, वो पुरुष शासक के रूप में ही वो काम करे। रजिया के बाद जो इंपॉर्टेंट शासक है वो बलबन है। वो बलबन 1266 में सुल्तान के रूप में बैठा। लेकिन 1266 में सुल्तान के रूप में बैठने के पहले ही वो बहुत वर्षों तक जो शासक था नसरुद्दीन था, उसके रेजेंट के रूप, उसके जो है के बिहाफ पे सारा काम देख रहा था। तो बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन जब वो गद्दी में बैठा तो काफी एज का ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन उसने पहली बार, अभी क्या था कि जो सुल्तान बनते थे वो उन्हीं जो दास थे या जो 40 गुलामों का जो एक वर्ग था, जो प्रमुख सरदारों का, उन्हीं में से बनते थे। तो कहीं ना कहीं एक बराबरी का भाव सा रहा करता था। लेकिन बलबन पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान में और अन्य जो उसके पदाधिकारी थे या उसके अधिकारी थे या उसके गुलाम थे या बड़े अधिकारी थे, उनमें भेद किया और ये एस्टेब्लिश किया कि सुल्तान शासक है, वो इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामते खुदाई जिसको कहते हैं। और उसने अपने को ये गुलाम वंश का होने के, अपने को गुलाम होने के बावजूद भी उसको जब स्वतंत्र कर दिया गया था, उसने अपने को क्लेम किया कि वो ऑर्डिनरी लीनियज का नहीं है, वो बहुत ही प्रमुख प्रभावशाली वंश का है। और फिरदौसी का जो पुस्तक है शाहनामा, उसमें एक कैरेक्टर है अफरीशियाब, उसने अपने को कहा कि वो अफरीशियाब का वंशज है। मतलब ही क्लेम्ड नोबिलिटी फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने को कुलीनता का बोध कराने के लिए, उसने अपने को अन्य सरदारों से अलग दिखाने के लिए उसने ये कहा कि वो फिरदौसी के शाहनामा के अंदर जो एक अफरीशियाब नाम का जो मिथिकल हीरो है वो उसके वंश का है। उसने जो है अपने को ये भी कहा कि वो जो है अन्य गुलाम सरदारों के बराबर नहीं है, उसको ईश्वर ने चुना है सुल्तान के रूप में, इसलिए वो नियाबते खुदाई है। इज नॉट इक्वल टू द अदर नोबल्स, वो अन्य सामंतों के बराबर नहीं है, वो अलग है उनसे। इसलिए उसने बार बार इस बात पे जोर दिया कि सुल्तान अलग है, सुल्तान की पदवी अलग है, सुल्तान की गरिमा अलग है। और उसने सुल्तान की पदवी, सुल्तान के व्यक्तित्व, सुल्तान के सिंहासन, सुल्तान के शासन को एक अलग गरिमा प्रदान की, जिसमें उसके राज दरबार में बड़ी बड़ी तलवारें लिए खड़े रहते थे, बड़े डिसिप्लिन उसके दरबार में रहता था, कोई हंस नहीं सकता था, कोई हल्की बात नहीं कह सकता था। वो भी बहुत गरिमा के साथ
बैठता था, उसने अपने जबरदस्त गुप्तचर व्यवस्था उसने लागू की कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई गुप्तचर सही जानकारी नहीं देता था तो उसको कड़े से कड़ा दंड देता था, भले उसका बहुत परिचित ही क्यों ना हो। वो उसमें कोई भी, उसने जो 40 गुलामों का एक समूह था, उसने ये देखा कि ये पिछले अनेक वर्षों से ये 40 गुलामों का जो गिरोह है, चहलगनी जिसको कहते थे, वो गुलाम सरदारों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसको लगा कि जब तक इनको समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने इंडिपेंडेंट सल्तनत को और अपने स्वतंत्र जो है सल्तनत को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। उसने बहुत ही चतुराई से युद्ध के द्वारा, विष दे के, जैसे भी उसको, उसने ही अडॉप्टेड ऑल मीन्स, सभी उसने तरीकों को अपनाया और चहलगनी के लोगों का उसने जो है उसको तोड़ा, उसकी सत्ता को तोड़ दिया। उसने जो है अपने साम्राज्य में सुल्तान के पद की गरिमा बढ़ाने के लिए उसने जो पर्शियन प्रैक्टिसेस थी वो इंट्रोड्यूस की। पाबोस एंड सजदा। पाबोस मतलब है कि सुल्तान के सामने पूरा साष्टांग, जिसको दंडवत कहते हैं, वो करना, और जो है सजदा, पैरों को चूमना, ये इस तरह की जो, जिससे कि कोई भी जो अन्य सरदार है वो इस तरह की हिमाकत ही न करे, उसको शुरू से ही इस तरह के आदत डाली जाए कि सुल्तान और उसमें बड़ा अंतर है, सुल्तान के पद को वो चुनौती न दे सके, सुल्तान और उसमें बड़ा भेद है, सुल्तान बिल्कुल अल्टुगेदर ईश्वरी काया है और वो एक साधारण इंसान, इसलिए उसको साष्टांग दंडवत करना पड़ता था। पाबोस के रूप में, सजदा के रूप में जब वो जाता था तो उसको सुल्तान के पैरों को चूमना होता था। ये सारी प्रथाएं बलबन ने इंट्रोड्यूस की। फिर पहली यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट सुल्तान हुआ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे देखें, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के बाद दूसरा खिलजी डायनेस्टी का, खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। इंपीरियलिस्ट टू द कोर जिसको कहते हैं, कि साम्राज्यवादी, एकदम घोर साम्राज्यवादी था। इसने अनेक विजय की। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने जो है दिल्ली सल्तनत की मंगोलों के सतत जो आक्रमण हो रहे थे उनसे रक्षा की। इसने अपने बहुत बड़ी सेना का गठन किया, लगभग 4,75,000, तो इसके 4,75,000 और 5 लाख के बीच में इसने सेना गठित की, जिससे कि, और एक स्थायी सेना इसने रखी जिसमें वो सैनिकों को ऐसा नहीं करता था कि अब युद्ध आ रहा है तो कुछ अपने सामंतों से सेना बुलाए, इनसे सेना बुलाए। उसने डिपार्टमेंट कंस्टिट्यूट किया, इंपॉर्टेंट दीवान यार जर्ज मुमालिक को ये उसने आदेश दिया और रिक्रूट करता था सेना को अच्छी कंडीशन में रखता था और बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं करता था, क्योंकि उसको आंतरिक विद्रोहों का डर था। वो खुद चाचा का वध करके गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी को बाहर से मंगोलों के आक्रमण का डर था। तो उसने अपने पूरे प्रशासनिक कार्य व्यवहार में इस बात पर जोर दिया कि सेना का आधुनिकीकरण किया जाए और विद्रोहों को रोका जाए, आंतरिक विद्रोहों को रोका जाए। इसके लिए उसने जो है समय समय पर उसने पता करने की कोशिश की किन कारणों से हुआ। उसने कहा कि पता चला कि सामंत सरदार आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, आपस में शादी विवाह होती है उनके, और उनके पास धन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसने अध्यादेश जारी किया और उनसे कहा कि उनका मैक्सिमम धन ले लो। और अपनी सेना, उसके सारे उद्देश्य ये था कि वो अपनी किस तरह से सेना को अच्छे से रख पाए, इसलिए उसने जो है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, बाजार व्यवस्था लागू की। वो अपने सैनिकों को नगद वेतन था, 234% जो है वो नगद वेतन देता था। 234% वेतन में उनको पूरा अपना निर्वाह करना पड़ता था। और जो लोग सी हस्पा दो हस्पा, जो एक घोड़ा रखता था उसको 234%, और जो 2 घोड़े रखते थे उनको 78% और दिया जाता था दूसरे घोड़े के मेंटेनेंस के लिए। अब वो तनख्वाह तो उसने फिक्स कर दी, लेकिन इस तनख्वाह में उसके लिए जरूरी था कि वो अपने सैनिकों को खुश रखे। सैनिक खुश कब रहेंगे? जब उतनी तनख्वाह में उनके भरण पोषण की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। इसलिए उसने बाजार व्यवस्था नियंत्रित की, उसने मार्केट कंट्रोल लागू किया, जिसमें उसने तमाम जो चीजें हैं, उपयोग की चीजें थी, उनको अलग अलग मार्केट बनाए, जिसमें कि पशुओं का एक मार्केट, दूसरा मार्केट उसने जो है उपभोक्ता की जो इस तरह के जो लग्जरी आइटम थे उनके बनाए, और फिर तीसरा जो ग्रेन मार्केट एक उसने बनाया,
कि अनाज मंडी जिससे कि जो, और इन सब में रेट फिक्स होते थे, उसी रेट के हिसाब से बारी, साहनाए मंडी तमाम अधिकारियों को नियुक्त की जो इस ध्यान रखते थे कि ये स्कीम सफल हो। इतने बड़े स्केल पे मार्केट कंट्रोल लागू करना, ये उसकी विलक्षण प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान है जिसने बहुत ज्यादा इस बात पे बहुत उलमा वर्ग को बहुत तवज्जो नहीं दिया, और उसने शासन प्रशासन की जरूरतों के हिसाब से चलाया। ये किसी भी सुल्तान के लिए संभव नहीं था कि इस्लाम के सिद्धांतों को त्याग दे, लेकिन इस्लाम के सिद्धांतों को कितना शासन में जगह दे और कितना ना दे, ये अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग ढंग से इस पर विचार किया। अलाउद्दीन खिलजी धर्म कट्टर सुन्नी था, लेकिन वो इस बात पर विशेष ध्यान देता था कि उसके शासन के लिए क्या आवश्यक है वो करता था। वो उसमें ये ध्यान नहीं देता था कि उलमा वर्ग नाराज हो जाएगा या कोई अन्य वर्ग नाराज हो जाएगा। उसने एग्रीकल्चर के लिए भी बड़ा प्रयास किया और दीवाने मसम उसने अपने, फिर चूंकि बड़ी सेना रखनी थी इसलिए उसको राजस्व की भी आवश्यकता थी। उसने दोआब क्षेत्र में करों में बढ़ोतरी की और लगभग उपज का आधा, जिसके पहले 1/3 से 1/5 तक लिया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय वो दोआब में उसने कर में बढ़ोतरी की और 1/2 तक कर लेने का 1/2 तक कर उसने बढ़ाया। सेना चूंकि उसकी ताकत का आधार आंतरिक विद्रोहों से मुकाबला करने के लिए, बाह्य मंगोल आक्रमणों से रक्षा करने के लिए वो पूर्णतया सेना पर निर्भर था, इसलिए उसने सेना में भी सुधार किए। स्ट्रिक्टली रिक्रूटमेंट किया जाता था सेना में सैनिकों का, हर सैनिक का हुलिया रखा जाता था, जैसे वो अपनी जगह किसी और को ना भेज दे, इसलिए पूरा डिटेल रखा जाता था उसका हुलिया। घोड़े, जैसे सेना में भर्ती समय तो अच्छा घोड़ा ले आए और फिर जब युद्ध जाना है तो फिर दूसरा घोड़ा ले आए, ऐसी व्यवस्था न होने पाए, आदमी खुद इंपर्सनेट न कर पाए, कोई दूसरा घोड़े के मिलावट न करने पाए, इसलिए उसने दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और हुलिया सिस्टम। हर सोल्जर का रिकॉर्ड रखा जाता था, उसका हुलिया रखा जाता था, उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, उसका पहचान बनाई जाती थी। उसी तरह हर घोड़े को जो होता था वो जब लाता था वो तो दाग सिस्टम से दागी किया जाता था, जिससे कि उसको विशिष्ट पहचान दी जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी कैसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की ताकत को बढ़ाया। वो ऐसा सुल्तान है जिसने बहुत 40 से ज्यादा विजयें हासिल की। ये वो सुल्तान, इसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इसके जो है राजस्थान के आक्रमण का वर्णन है। उसमें आगे अब ये अभी तक हमने जो पढ़ा वो पहली यूनिट में पढ़ा। पहली यूनिट में जो हमारे चीजें थी, भारतीय इतिहास के स्रोत सर्वेक्षण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, रजिया बेगम, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि। दूसरी इकाई में हम पढ़ेंगे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय से ही सत्ता कमजोर होने लगी और हम देखेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने लगा और नए नए केंद्र बनने लगे। मालवा है, गुजरात है, बहमनी साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य है, बंगाल स्वतंत्र हो गया, राजपूत राजाओं ने अपनी तमाम स्वतंत्रता कर ली। फिर तैमूर का आक्रमण है हम इसमें, और मुगल आक्रमण जो है बाबर, हुमायूं और शेरशाह। ये तीन जो है मतलब अगर हम वैसे देखें तो इसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, शेरशाह विशेष रूप से पढ़ना है और किस तरह दिल्ली सल्तनत का कमजोर होने लगी और 29 शक्तियां थी वो सर उठाने लगी और अपनी इंडिपेंडेंट सत्ता स्थापित करने लगी। हम यूनिटी को भी ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। अगर सुल्तानों में कहें तो सबसे ज्यादा लर्नेड सुल्तानों में से एक है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत पढ़ा लिखा, अनेक भाषाओं का जानकार। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जितने अनेक पत्नियां थी और तमाम देशों की पत्नियां थी और हर पत्नी से वो उसी की भाषा में बातचीत करता था। लेकिन उसने बहुत सारे प्रयोग किए और वो प्रयोग बहुत बार असफल भी हुए। इसलिए कुछ लोगों ने इसको विरोधाभासों का कहा है, विरोधाभास कहें उसमें कहा है कि वो इसेंट्रिक था, सनकी था। कुछ इस तरह की बातें भी उसके समकालीन इतिहासकारों ने लिखी हैं। लेकिन उसने 3 बहुत महत्वपूर्ण
उसके समय में उसने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। जो पहली चीज तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर ट्रांसफर करने की कोशिश की, देवगिर दौलताबाद उसने कोशिश की कि अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिर ले जाए। देवगिर क्यों ले जाना चाहता था, इसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा। एक तो देवगिर उसको मंगोल आक्रमणों का डर रहता था, तो वो चाहता था कि नॉर्थ से थोड़ा सा अपनी राजधानी मध्य में ले जाए। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान को, दक्षिण भारत अभी अभी जीता जा रहा था, तो ये ज़्यादा जरूरी था कि दक्षिण भारत पर ज्यादा ध्यान देना है, तो राजधानी थोड़ा सा दक्षिण में चली जाएगी तो वहां से ज्यादा बेहतर ढंग से प्रशासन हो सकेगा। फिर उसके समकालीन बहुत सारे, बतूता कहता है कि वो अपने समय के जो दिल्ली निवासी थे उनको दंडित करना चाहता था, और वो लोग उसको रात में पत्र लिखते थे जो गालियों से भरा हुआ था, फेंक देते थे, उनको दिल्ली निवासियों को दंडित करना चाहता था। इसलिए उसने तय किया कि अपनी राजधानी, खैर जो भी कारण रहे हो, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया और आदेश जारी किया कि दिल्ली के सभी नागरिक दिल्ली से दौलताबाद जाएं। उसके समकालीन इतिहासकार बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब पता लिखता है कि जब पता किया गया तो पता चला कि अब दिल्ली में कोई नहीं है और सिर्फ एक अंधा है और एक लंगड़ा। तो लंगड़े को तो मार दिएगा और अंधे को घसीट के ले जाया जाएगा जहां सिर्फ उसकी टांग पहुंची। इसी तरह की कहानियां प्रचलित हैं उसके समय की। एक और दूसरा समकालीन लेखक लिखता है कि उसने ढूंढवाया कि दिल्ली में कोई बचा तो नहीं, पता चला कि कोई नहीं मिला, बिल्ली मिली एक जो। इसी तरह अन्य भी मिलते हैं कि वो जब उसने कहा कि पूरे दिल्ली में जो नहीं जाता है आग लगा दो दिल्ली में। इस तरह से उसने दिल्ली से देवगिर, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि उसने ये निर्णय लिया दिल्ली को देवगिर, राजधानी दिल्ली से देवगिर, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि वो पूरी की पूरी राजधानी ट्रांसफर हुई या पूरी की पूरी जनता यहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई गई हो। ये 40 दिन की यात्रा, उसने बड़े प्रयास किए। उसने एक बार जब तय कर लिया कि राजधानी स्थानांतरित करना है, उसने जगह जगह पर ठहरने की व्यवस्था कराई, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था कराई, खाने पीने की व्यवस्था कराई जनता की। 40 दिन की यात्रा थी और 40 दिन की यात्रा के बाद लोग देवगिर पहुंचे। उसमें बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बहुत लगभग 13-14 वर्षों बाद उसको एहसास हुआ कि उसके जैसे दक्षिण भारत को नॉर्थ से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उत्तर भारत से नहीं नियंत्रित किया सकता, इसलिए उत्तरी भारत को दक्षिण से भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपनी योजना वापस ले ली। लेकिन इस योजना का प्रशासनिक रूप से भले विफल हो गई, लेकिन सांस्कृतिक परिणाम बहुत हुए। बहुत सारे लोग उत्तर भारत से जाके दक्षिण भारत में चले गए और वहां बस गए, और नॉर्थ और साउथ की जो इंडियन कल्चर है जो उसमें बढ़ावा में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों की सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा। जो दक्कनी भाषा है वो हम देखते हैं, जो हैदराबाद की भाषा है, उस सब पे इसी सब का प्रभाव पड़ा। बहुत सारा जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में आदान प्रदान हुआ। बहुत सारे जो साउथ दक्षिण भारत में जो नॉर्थ की प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज, कल्चरल एलिमेंट्स, वो इसी समय गए। दूसरी उसने जो अपना एक प्रयोग किया, उसने दोआब में उसने लगाया कि उसने एक आकलन कराया कि दोआब में लोग जो है, अब दिक्कत ये हुई कि जब उसने उसको पैसे की आवश्यकता भी थी, वो क्राइसिस भी थी, उसको सेना का गठन करना था, आक्रमणों का मुकाबला करना था, उसने पैसे की आवश्यकता, उसने कर बढ़ाया, लेकिन इसमें अकाल पड़ा और लोग भूखों मरने लगे। लेकिन उस समय भी उसने राहत नहीं दी और जबरदस्ती कर वसूलते करने लगा, तो लोग विद्रोह करने लगे, डकैती डालने लगे। फिर उसने उनको बुरी तरह से कुचला और बाद में जब उसको इस बात की समझ आई कि फसल अकाल पड़ गया है, फसल खराब हो गई है, लोग इसलिए विद्रोह कर रहे हैं, तो उसने बीज भी बंटवाए, जानवर भी बंटवाए, लोगों की आर्थिक सहायता भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। ये प्रयोग भी अपने इंटेंशन में अच्छा था, लेकिन इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ले चुका था, 1/2 आय जो है ले चुका था, तो इसमें इंटेंशन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो सही नहीं था। वो उसको ये देखना चाहिए था कि जब फसल ठीक हो रही हो तभी उसको करना चाहिए, इसलिए ये प्रयोग भी उसका विफल रहा। उसने एक और उसके बड़ा उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने उस समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा जैसे आजकल की मुद्रा है, जब हम 1000 का नोट लेते हैं तो उसकी 1000 वैल्यू नहीं होती है उसके मुद्रा, लेकिन उसने कहा सरकार इसको 1000 का, उसमें लिखा रहता है
कि इसकी वैल्यू सरकार उसके पीछे रहती है कि 1000 का सरकार उसको मान्यता प्रदान करती है। तो उसने इसी को चीन में, और ये प्रयोग हो चुका था कुबलई खान द्वारा, संभवतः वो उससे वाकिफ था, उसने भारत में भी इस तरह की मुद्राएं चलाई और उसने जो है पीतल की और कांसे की मुद्राएं चलाई, जिनको जो पहले जीतल कहलाते थे उनको टका के बराबर वैल्यू का माना और उनको चलाई वो मुद्राएं, क्योंकि उस समय चांदी की बहुत देश में किल्लत थी, चांदी की बहुत किल्लत थी चांदी। तो इस चांदी के अभाव को दूर करने के लिए उसने जो है सांकेतिक मुद्रा चलाई, टोकन करेंसी चलाई, मतलब पीतल और जो तांबे की मुद्राएं थे उसका मूल्य चांदी के बराबर होगा, ये उसने, और बड़ी लार्ज स्केल में टकसाल से मुद्राएं चलाई। लेकिन इस स्कीम में भी दिक्कत ये, वो बात तो नहीं कर सकता कि इसकी जो है मिलावट ना होके डुप्लीकेट ना बन जाए, और बहुत सारी इसकी प्रतिकृति बनने लगी, जगह जगह लोग इसके डुप्लीकेट बनाने लगे। अब लोग इन पुरानी मुद्राओं को, इन मुद्राओं को लेने से मना कर दिया, अब लोग सिर्फ चांदी की मुद्राएं ही लेते थे, और ये प्रयोग भी असफल हो गया। जैसे ग्रेशम का लॉ है कि बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी, तो जो है जो पीतल और चांदी की मुद्राएं हैं, जैसे ही मार्केट में आई लोगों ने पीतल की और कांसे की मुद्राएं जैसे मार्केट में आई, लोगों ने चांदी की मुद्राएं दबा दी, और इस घरों घरों में लोग इसके डुप्लीकेट टाइप की आगे मार्केट में आ गई। उसने इस प्रयोग को अपना असफल मानते हुए रद्द किया, और लोगों के ने से कहा कि आप अपनी मुद्राएं हमको दें, सरकार मुद्रा वापस करेगी। तो इस प्रकार उसके राजधानी परिवर्तन का हो, या करों की बढ़ोतरी का हो, या सांकेतिक मुद्रा को चलाने के प्रयोग हो, ये प्रयोग असफल हुए। लेकिन इन सारे प्रयोगों में हम ये ध्यान रखें कि इन प्रयोग का कोई इंटेंशन या औचित्य गड़बड़ नहीं था, दे वर वेरी वेल जस्टिफाइड। प्रॉब्लम उसको उस तरह का जनता का समर्थन नहीं मिला, उस तरह की वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना पाया, या उस तरह की वो जो समस्याएं आने वाली थी उनको विजुलाइज नहीं कर पाया। तो वो योजना बनाने में बहुत योग्य था, लेकिन उनके लागू करने में उतने ही वो कमजोर साबित हुआ। संभवतः वो अपने समय से कुछ लोगों का कहना है कि वॉज प्रोबब्ली अहेड ऑफ हिज टाइम, उसकी जो योजनाएं थी वो उनको समझने में चूक हुई। मोहम्मद बिन तुगलक बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है तुगलक डायनेस्टी में, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के मुकाबले उतना उस तरह का सामर्थ्यवान शासक नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, उसके पहले उसने अनेक विजय की थी। फिरोज शाह तुगलक हिंदू राजकुमारी का बेटा था, और 1351 से 1388 तक उसने शासन किया। उसने एक पढ़ा लिखा आदमी था, फतवाते फिरोज शाही इसने लिखी, और इसने इस्लाम में बहुत आस्था था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसने उलमा से प्रभावित था। इसने कहा कि सिर्फ वही कर वसूल करेगा जो इस्लाम से परमिटेड है। इसने खरज, खाम, जकात, जिजिया, खराज हम जानते हैं कि लैंड रेवेन्यू है, होम्स जो है वो क्या होता था, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ज़कात जो है धार्मिक कर जो मुसलमान देते थे, जजिया जो है वो जो नॉन मुस्लिम इस्लामिक राज्य में रहते थे उनको देना पड़ता था। तो सिर्फ उन्हीं कर को उसने लिया। बड़ा एक निर्माण में इसका बड़ा श्रेय जाता है। उसने बहुत सारे 5 प्रमुख नहरों का निर्माण किया, 150 से ज्यादा कुओं का निर्माण किया, 50 उसने डैम बनवाए, और 30 जो है झीलों का निर्माण किया। वो उसका एक और इंटरेस्टिंग है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अशोक के विषय में हम जानते हैं कि अशोक ने अपने जगह जगह स्तंभ स्थापित कराए थे, जो मोनोलिथिक पिलर थे। आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि एक आकस्मिक स्तंभ उसने स्थापित कराए। तो हम पढ़ते हैं कि उसके स्तंभ जो है 6 जगह मिले, दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ। तो दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ, या तो दिल्ली है या मेरठ। वास्तव में दिल्ली, टोपरा, दिल्ली, मेरठ क्यों कहते हैं कि वास्तव में ओरिजिनली टोपरा में थे या मेरठ में थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन जो इतने बड़े थे, वो उसने उनके महत्व को समझा, उनकी खूबसूरती को समझा, उनको आर्किटेक्चर को उसको प्रेम था, इसलिए उनको उसने दिल्ली मंगवाया। बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग बनवाई, स्कूल, कॉलेज, मदरसे स्थापित किए, और खुद अपनी बायोग्राफी 13 से ज्यादा मदरसे स्थापित किए, और 36 लाख से ज्यादा जो है हर वर्ष वो दान में खर्च करता था।
नए शहरों के निर्माण करवाया, नए हिसार है, जौनपुर है, फिरोजपुर है, फिरोजाबाद है, एक नए तमाम नगरों की उसने नींव रखी। लोगों को बेरोजगार लोगों को उसने नौकरी नहीं मिलने के कारण जो उनको तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए उसने अनएम्प्लॉयड बेरोजगार कार्यालय खुलवाए। लोगों को महिलाओं को, विधवाओं को, गरीब लोगों को और जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उन लड़कियों के लिए उसने एक दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ही बना दिया, जिसमें लोगों को सहायता दी जाती थी इस तरह के प्रकरणों पर। वो दासों का बड़ा प्रेमी था। उसने एक नया विभाग बनाया, दीवाना बंदागन, और जिसमें इतिहासकारों से पता चलता है कि वो 1,80,000 उसमें दास थे। और उसमें लेकिन ये इससे 1,80,000 दास रखने से जरूर अर्थव्यवस्था पर बड़ी भारी बोझ पड़ा होगा। और एक फिरोज शाह तुगलक इतने सब शहरों का निर्माता, इतने सब अच्छे कामों का हम वर्णन करते हैं, लेकिन उसके शासन में एक बड़ा दोष था कि उसकी नीति जो है थोड़ी सेक्टेरियन थी, सांप्रदायिक थी। थोड़ा सा वो इस बात पे ध्यान देता था कि उसका बेनिफिट जो है, उसकी स्कीम्स का बेनिफिट मुस्लिमों तक उसने लिमिट करके रखा था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सल्तनत काल का ये सर्वश्रेष्ठ विस्तार का काल है, जब सबसे बड़ा साम्राज्य, और यही वो काल है जब से सल्तनत काल का पतन भी शुरू होता है। फिरोज शाह तुगलक खुद भी कोई बड़ा कमांडर नहीं था, खुद भी एक कमजोर सैनिक था। उसने सेना में जो इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जो सुधार किए थे उनको वापस उसने कर दिया। अब सैनिकों को जागीर देने लगा। अब जब सैनिक को जागीर दोगे तो लड़ेगा की बजाय वो अपनी जागीर देखभाल में ज्यादा लगा रहेगा। तो इसलिए इसको सेना कमजोर हुई इसके समय में। फिर सेना में उसने जहां अलाउद्दीन खिलजी वगैरह इस बात पर सैनिक की योग्यता पर के आधार पर उसको सैनिक रखते थे, इसने उसको हेरिडिटरी बना दिया कि अगर सैनिक मर गया तो उसका लड़का सैनिक बन जाए, लड़का ना हो तो दामाद बन जाए, दामाद ना हो तो दास हो तो वो उसकी जगह सैनिक बन जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि सेना में कमजोरी आने लगी। और जब सेना हेरिडिटरी हो गई तो आगे चल के जो है सल्तनत के पतन में जो है इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका। हमने देखा कि सल्तनत काल में तुगलक के बाद दो वंश और हैं जो सैयद और लोदी वंश हैं, जिन्होंने इतिहास में उनका कोई उस तरह का बहुत योगदान। सैयद जो वंश के लोग हैं ये अपने को प्रोफेट का वंशज कहते थे, और जो दूसरा लोदी वंश है वो अफगान है, जो अफगान वंश अफगानी थे। एक चीज हम आगे देखेंगे ध्यान से, अभी हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि जैसे ये सल्तनत काल वीक होने लगा और सल्तनत काल वीक होने लगा तो जगह जगह जो सत्ता के तमाम केंद्र थे, जो मुस्लिम सरदार थे उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जो हिंदू सरदार थे उन्होंने हिंदू अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और जगह जैसे जौनपुर में शर्की राज्य की नींव पड़ गई, बंगाल में नवाब इंडिपेंडेंट हो गए, गुजरात मालवा स्वतंत्र हो गए, मारवाड़ मेवाड़ स्वतंत्र हो गए। दो राज्यों के विषय में विशेष जानकारी लें। बहमनी और विजयनगर दक्षिण भारत में दो राज्यों की नींव पड़ी, बहमनी और विजयनगर। बहमनी राज्य जो है इसकी नींव हसन गंगू ने रखी और विजयनगर हरिहर बुक्का ने रखी। बहमनी सिया राज्य था और विजयनगर हिंदू साम्राज्य था। हम जल्दी से अपना कुछ और पाठ्यक्रम कंप्लीट करते हैं कि हम मुगल इन्वेजन देखें, हुमायूं के विषय में हम देखते हैं। बाबर ने भारत में 5 आक्रमण किए। पानीपत के 1526 में उसने जो है इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत से जो है अफगान सत्ता का अंत किया। बाबर जो है राणा सांगा को खनवा के युद्ध में परास्त किया। और बाबर एक महान योद्धा, महान कमांडर था। उसने जो है तुलगमा जो है उसकी युद्ध की नीति है, जिसको कि बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। उसने बहुत उसका बड़ा योगदान नहीं है, वो आराम पसंद था, लेकिन तब भी उसने शेर शाह से हार गया, लेकिन उसने वापस फिर मुगल सत्ता जीती, ये इसको क्रेडिट जरूर है। एक हल्के नोट में लिखा है, बेटर नोन एज सन ऑफ बाबर एंड फादर ऑफ अकबर। दो महान लोगों से इसका सीधा संबंध है कि बाबर का पुत्र था और अकबर इसका पुत्र था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम का है। फिर शेर शाह सूरी है जो दूसरा अफगान राज्य की नींव पड़ी। तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे कि
मुगल एम्पायर में जो स्तरीकरण हुआ, सुदृढ़ीकरण, अकबर पढ़ेंगे, मुगल राजपूत संबंध पढ़ेंगे, जहांगीर और शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे, मराठों का उत्कर्ष और शिवाजी के विषय में जानकारी लेंगे, औरंगजेब और यूरोपीय लोगों के आगमन के विषय में। हम जल्दी से जान लें, अकबर भारत में दो शासक महान की पदवी पाते हैं, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। अकबर महान शासक है, उसकी महान शासक, उसकी महानता का श्रेय उसके विजयों के कारण भर नहीं है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण नहीं है, बल्कि इसके कारण है, उसने, जैसे अशोक ने पूरी प्रजा को अपनी प्रजा को कहता था कि वो कि सारी प्रजा उसके समान, उसके बच्चों के समान है, वैसे ही अकबर ने भी प्रजा में भेद नहीं किया और सभी प्रजा को अपनी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको अपनी प्रजा समझा। और अकबर बहुत बड़ा विजेता था, उसने पूरे काबुल से लेके दक्षिण भारत तक उसने जीता था, गुजरात से लेकर बंगाल तक सब उसके अधीन था। और उसकी राजपूत पॉलिसी, उसकी धार्मिक नीति, और उसको राष्ट्रीय शासक के रूप में भी घोषित किया गया। अकबर के समय में एक इंपॉर्टेंट फिगर है महाराणा प्रताप, सिसोदिया किंग, जो मेवाड़ के थे। महाराणा प्रताप अपनी वीरता, साहस, त्याग के कारण इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 1576 में लड़ा, जिसमें यद्यपि वो परास्त हुए, लेकिन उन्होंने जो इस समय सबसे बड़ा बादशाह अकबर था उसके सामने सरेंडर नहीं किया। और लेकिन बहुत जगह इसको हिंदू मुस्लिम के रूप में देखा जाता है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। महाराणा प्रताप की सेना का जो बायां पक्ष था उसका जनरल मुस्लिम शासक था, मुस्लिम जनरल था, और उसी तरह जो अकबर की सेना में राजा मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे। जहांगीर, सलीम चिश्ती इसका बचपन का नाम, जब गद्दी बैठा तो जहांगीर के नाम से बैठा। इसका सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, इसलिए अकबर ने इसका नाम सलीम रखा। नूरजहां नूरजहां का इसके शासनकाल पे बड़ा प्रभाव था, स्वयं बड़ा था, साहित्यकार था, इसने अपनी आत्मकथा लिखी। यह कला का बड़ा भारी संरक्षक था। इसके समय चित्रकारी अपने सबसे ऊंचे दर्जे पर पहुंची। शाहजहां, औरंगजेब, शाहजहां के समय में निर्माण कार्य बहुत हुए। औरंगजेब के समय ऐसा था जब वो अपने मुगल साम्राज्य पीक पर भी पहुंचा और उसका अंत की भी शुरुआत होती है। औरंगजेब ने ऐसी नीतियों का पालन किया जिससे कि हिंदू मुस्लिमों में भेद बढ़ता गया। सिखों के साथ भी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी के समय में ये विवाद जहांगीर के समय ही शुरू हो गया था और औरंगजेब के समय में और बढ़ गया था। शिवाजी जो है, उन्होंने दक्षिण भारत में मराठों को एकत्रित किया और 1627 से 1680 तक किया। चौथे यूनिट में हम सल्तनत की भक्ति और सूफी मूवमेंट खासतौर पे और सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे। सूफी वो है जो कंपोजिट कल्चर है और जिसको कि वो लोग रहते थे, भक्ति की भाव से रहते थे, पीर होता था, उनके गुरु होते थे। चिश्ती और सोहरावर्दी दो प्रमुख शाखाएं थी, यहाँ पर सिलसिले थे। वैसे कुल 12 सिलसिले थे और निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब प्रमुख सूफी मूवमेंट थे। समा, कव्वाली। उसी तरह भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख आंदोलन था जो दक्षिण भारत में शुरू हुआ, रामानुजाचार्य के माध्यम से दक्षिण भारत में आया, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया। रामानंद प्रमुख भक्ति संत थे। कबीर, रविदास, दमन, सगुण, निर्गुण शाखा थी। द्वैत, अद्वैत, गुरु नानक, सिखिज्म, तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ब्रज अवधि, खड़ी बोली का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम जो कट्टरता थी उससे इसको मिला। ये सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा है। 5वीं यूनिट में हम मुगल प्रशासन और संस्थाओं को पढ़ेंगे, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी वो पढ़ेंगे, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे, कृषि वाणिज्य की पढ़ेंगे और स्थापत्य कला के विषय में। स्थापत्य कला में थोड़ा बहुत बता दें, ये कुतुब मीनार है, बहुत ही ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनी। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। महरौली दिल्ली में स्थित है। ये ताजमहल है, अभी इतने वर्षों बाद भी दुनिया के 8 अजूबों में गिनती होती है। मार्बल का बना हुआ है, इस्लामिक, पर्शियन, ओटोमन, तुर्किश है। मुमताज महल के सम्मान में शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। ये लाल किला है जिसको अहमद लाहौरी जो है चीफ आर्किटेक्ट था, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। और ये पाठ्यक्रम एक लेक्चर में पूरे पाठ्यक्रम की समीक्षा एक कठिन कार्य है, आप लोगों के लिए भी कठिन रहा होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है तो आप तत्काल, एक आध कोई मन में हो जिज्ञासा तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। अन्यथा ये सारे विषय पे आपको संबंधित विषय के प्राध्यापक आपको विस्तृत जानकारी देंगे।
आप किसी अन्य जब हिस्ट्री का कार्यक्रम हो उस समय भी पूछ सकते हैं। मेरा आपको IHE के आप एड्रेस पे भी इस बात को आप कर सकते हैं। मुझसे जानकारी चाहें तो भी पूछ सकते हैं आप। तो कोई प्रश्न हो तो आप बताएं इसमें। खरगोन से कोई प्रश्न है शायद? आवाज आपकी नहीं आ रही है हमको भैया। आप जो है अपना प्रश्न ऑडियो ठीक करें और नोट करके रखें। अगला लेक्चर जब होगा तो उस अगले लेक्चर में आप जरूर अपना प्रश्न नोट करके रखें। हिस्ट्री का कोई भी लेक्चर होगा आप प्रश्न नोट करके रखें, अगले लेक्चर में आपके जरूर जवाब दिया जाएगा। और नहीं तो आप एक्सीलेंस की वेबसाइट में आप मेरे नाम से क्वेश्चन डाल देंगे तो भी हम आपको उस प्रश्न का उत्तर आपके खरगोन पर निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।